स्टार्ट तो हो ही गया जी। ठीक है। शुभम जी। जी। रत्नाकरां धौतपदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। मैं रत्नाकर समुद्र जिसके चरणों का प्रक्षालन करता है, हिमालय स्वयं जिसके सर पर मुकुट रूप में स्थित है, ब्रह्मर्षि और राजर्षि जिसके भूमि पर जहाँ जन्म लेने के लिए लालायित रहते हैं, ऐसी मातृभूमि माँ भारती को प्रणाम करता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ स्वदेशी जागरण मंच व समस्त विचार परिवार के मनीषियों को, अग्रजों को, अनुजों को, सभी बंधु भगिनियों को। स्वदेशी जागरण मंच के तत्वावधान में मन, मानसिकता व स्वदेशी बाजार, आज स्वदेशी चौपाल श्रृंखला के 74वें दिन स्वदेशी स्वावलंबन अभियान के अंतर्गत मुझे मन, मानसिकता व स्वदेशी बाजार विषय पर अपनी बात रखने, अपने विचारों को रखने का आदेश हुआ है, जो सिरोधार्य है। हम जो भी हैं या हम जो भी कर पाते हैं अपने जीवन में, हम वो सब हमारे मन और मानसिकता के प्रभाव में ही करते हैं। हम सभी अपने जीवन में जो कुछ भी कर पाए हैं या किसी भी मुकाम पर है, वो हमारी मन और मानसिकता का ही परिणाम है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यह जो मानसिक प्रक्रिया है, इसे इन विदेशी कंपनियों ने बहुत अच्छे से समझा और फिर बड़े ही सुनियोजित और क्रमबद्ध तरीके से हमारे सहज सरल और स्वाभाविक मन, जिसके अंदर वसुधैव कुटुंबकम का भाव भरा हुआ था, उसमें इन्होंने ब्रांडेड और इम्पोर्टेड जैसे शब्दों को भर दिया। आप पाएंगे कि इन्होंने अपने प्रचार और अपने प्रोपोगेंडा के तमाम साधनों की मदद से इम्पोर्टेड वस्तुओं के प्रयोग को प्रतिष्ठा और आधुनिकता का विषय बनाया। आप अपने जीवन में ही देखेंगे कि सड़े गले मैदे से बना हुआ 4 आने का बिस्किट स्टैंडर्ड हो गया और हमारा अपना देसी घी का हलवा बैकवर्ड हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ इनके प्रोपेगेंडा और प्रचार का कमाल है। आपको शायद हंसी आई होगी मेरे इस उदाहरण पर यकीन जानिए, ये हंसी की बात नहीं है, अब ये बात चुभने लगी है। ये विदेशी कंपनियां ये जानती है कि हम भारतीय लोग आर्थिक से ज़्यादा सामाजिक, सांस्कृतिक व मानवीय मूल्यों को महत्व देते हैं। इसीलिए इन कुटिल कपटी व्यापारियों ने अपने कुटिल कपटी चालों से अपने उत्पादों को हमारे समाज और संस्कृति का हिस्सा बनाने के लिए हमारे तीज त्यौहार, हमारे उत्सवों को से जोड़ा और अपने प्रयास में काफ़ी हद तक सफल भी रहे। एक छोटा सा उदाहरण से मैं अपनी बात को बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ त्यौहार, जैसे आगे रक्षाबंधन आ रहा है, दिवाली आएगी, तो त्योहारों पे हमारे यहाँ मिठाइयाँ खाने खिलाने की परंपरा रही है। लेकिन इन विदेशी कंपनियों ने ऐसी चाल चली, ऐसा प्रोपेगेंडा किया, ऐसा अफवाह फैलाया कि ये सारे, जैसे कि सारी मिठाइयों में मिलावट है, मावा नकली है, खोवा नकली है, छेना खा के आप बीमार हो जाओगे, और इसके बदले में मिठाई का डब्बा हमारे हाथों से छीन के इन्होंने हमें क्या पकड़ा दिया, अपने ब्रांडेड चॉकलेट का महंगा डब्बा। ये क्या है? सिर्फ इनका एक प्रोपोगेंडा है। और हमने इनके लिए क्या किया? इन्होंने हमारी मिठाइयाँ छीन के अपने ब्रांडेड चॉकलेट पकड़ाए और हम इनके लिए क्या करते रहे? ये हमारे मन मानसिकता पर कब्जा करने का प्रयास किया और हम इनके लिए रेड कारपेट बिछाते रहे, कभी ग्लोबलाइजेशन के नाम पे, कभी लिबरलाइजेशन के नाम पर, तो कभी वर्ल्ड ट्रेड के नाम पर। अब जबकि पूरा विश्व या विश्व बिरादरी ये समझ चुकी है कि भारत ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश को अब बम, बंदूक और गोलों से नहीं मारा जा सकता है, तो इन विदेशियों ने हमें बर्गर, पिज्ज़ा और कोला से मारना शुरू कर दिया है। इन्होंने एक अलग तरह का आक्रमण कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कंपनियां हमारे मन मस्तिष्क पर भी आक्रमण करती हैं, हमला करती हैं, और हमले में उनकी सहायता करती है हमारी अपनी कलेक्टिव इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। जी, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता के प्रति हमारी खुद की हीन भावना,
उनकी मदद करती है। और उनकी मदद करते हैं टीवी, हमारे अपने सिनेमा ने। आप उनके संवाद के आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए विदेशी बढ़िया इम्पोर्टेड सामान लाया हूँ, और इस प्रकार से पैसे लेकर वो उन विदेशी सामानों का महिमा मंडल करते हैं। और सिर्फ वो उन्होंने ऐसा किया ही नहीं है, वो अभी भी निरंतर इस प्रक्रिया को किए जा रहे हैं। तो विदेशी सामानों के प्रति एक चकाचौंध उत्पन्न किया जाता है। यह सिर्फ सुनियोजित है, यह अकारण नहीं है, यह स्वाभाविक नहीं है, यह योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। और हमारे मन में यह भावना भर दी जा रही है कि ब्रांडेड और इम्पोर्टेड वस्तुओं का उपयोग करना कुलीनता और आधुनिकता की निशानी है, जबकि यह पूर्णतः बकवास है और कुछ भी नहीं है। इसमें कोई आधुनिकता नहीं है, कोई कुलीनता नहीं है, यह सिर्फ एक बकवास है। एक बार जरा आप अपने जहाँ भी हैं वहीं से बोलेंगे, जय स्वदेशी, जय जय स्वदेशी। आइए आगे मैं इनके कुछ अक्षरों का और विवरण थोड़ा और विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। ये विदेशी ब्रांडेड कंपनियां क्या करती हैं कि ये बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों और एडवर्टीज़मेंट गुरुओं की मदद से अटेंशन और एडवर्टीज़मेंट की जो थियरीज़ हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलस, अट्रैक्शन की थियरी, अट्रैक्टिव पैकेजिंग, वे ऑफ प्रेजेंटेशन, ये इन टेक्निक्स की मदद से, इन्हीं का सहारा लेकर के हमारे मन मानसिकता पर काबिज होने का प्रयत्न करती हैं। आपने ये सुना होगा कि मम्मी भूख लगी, बस 2 मिनट मैगी तैयार। मैं पूछना चाहता हूँ, बहुत से लोगों ने मैगी बनाया खाया होगा, कि मैगी बनती है क्या 2 मिनट में? नहीं, कभी नहीं बनती है। किसी की मैगी 2 मिनट में बनती नहीं है। उससे फास्ट बल्कि हमारा अपना देसी जो हमारा फास्ट फूड है, चना है, हमारा सत्तू है या दही चूड़ा है, ये इवन कुछ घरों में तो महिलाएं इतनी प्रवीण है, इतनी कुशल है कि दो तो नहीं लेकिन 4 या 5 मिनट में वो आपको गर्मा गर्म पकौड़े बना के ज़रूर खिला देंगी। तो उनके फास्ट फूड से हमारा फास्ट फूड ज़्यादा फास्ट भी है और सुरक्षित भी है, स्वास्थ्य वर्धक भी है। लेकिन फिर भी इनका प्रोपेगेंडा देखिए कि जब भी आप अगर किसी से पूछे कि 2 मिनट में क्या बनता है, सब एक स्वर में चिल्लाएंगे, मैगी मैगी। ये क्या है? ये हमारी मानसिकता पे इनका ऐसा कब्जा है कि हमें आंखों देखा झूठ भी सच लगने लगता है। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि मैगी बन रही है 10 मिनट में, लेकिन हम क्या चिल्लाते हैं? उनके प्रोपेगेंडा के वशीभूत होकर कि 2 मिनट में बन रही है। यही हमारी मन मानसिकता पे उनका कब्जा करने का टेक्निक है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, इससे भी आगे बढ़कर ये चाले चलते हैं। ये एक तीर से 1-2 नहीं, कई निशाने ये लगा रहे हैं। ये चतुर चालाक विदेशी कंपनियां छोटी छोटी आंखों वाले, ये दुष्ट बुद्धि वाले चीनी चोर जबरदस्त मार्केट सर्वे करते हैं। ये आपके मार्केट को सर्वे करके और ऐसा सामान बनाएंगे ना, ऐसी ज़रूरत की चीज़ें जिसका कोई विकल्प ही ना मौजूद हो। और इससे वो क्या करते हैं कि एक ही साथ कई तरह के हमले करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने देखा, होली के दौरान इन्होंने एक छोटी सी मशीन बनाई थी, उससे आप गुब्बारों में रंग या पानी भर सकते थे। तो अब ये चीनियों ने वो सामान बनाया, वो मशीन बनाई। आप देखते होंगे कुछ एक बच्चे जो होते हैं वो गुब्बारों में पानी भर के आने जाने वालों पे रंग मारते हैं। तो उन्होंने वो मशीन बनाया, उसे बेचा, पहला। दूसरा, अब इनकी जो प्रोपेगेंडा एजेंसियां हैं, प्रथमतः तो ये माल बेच के इन्होंने पैसा कमाया। दूसरा क्या हुआ कि जो प्रोपेगेंडा इनकी मशीनरी है, वो ये प्रोपेगेंडा फैलाएगी कि ये भारतीय लोग देखिए त्योहारों के नाम पर उत्पात करते हैं, हुल्लड़ करते हैं, बदमाशी करते हैं। तो अपना माल भी बेचा और हमें बदनाम भी किया। तो आवश्यकता है सतर्क होने की। और तो और आप स्वयं विचार करिए कि एक ऐसा देश जहां अपने खुद के इतने त्यौहार हैं, रोज़ हमारे यहाँ उत्सव है, रोज़ कोई न कोई त्यौहार है, उसकी अपनी एक परंपरा है, उस उत्सव को मनाने का एक पूरा रीति है, रिवाज है, हमारे अपने कर्मकांड है। लेकिन ऐसे देश में भी ये क्या करते हैं, इन्होंने अपने वाहियात डेज, इनके यहाँ त्यौहार नहीं होते, इनके डेज होते हैं, इन्होंने अपने वाहियात डेज को जोड़ दिया है। चॉकलेट डे, टेडी डे, वैलेंटाइन डे, फ्रेंडशिप डे, रोज डे, प्रपोज डे। अब क्या है, चॉकलेट डे के दिन आप चॉकलेट खरीदो, टेडी डे के दिन आप इनका टेडी खरीदो, अन्य डेज के दिन आप इनका अन्य सामान खरीदिए, महंगे महंगे गिफ्ट्स खरीदिए, तब आप कूल, आप स्मार्ट बनेंगे।
आप कूल और स्मार्ट नहीं, आप झंडू और मूर्ख बनते हैं। ये विदेशी कंपनियां आपको एड़ा बना के खुद पेड़ा खा रही हैं। इन सामानों से आप कूल स्मार्ट नहीं बनते हो, बल्कि आप मूर्ख बनते हो। मैं बड़ी सीधी सी एक बात करता हूँ, और मैं साथ ये भी कहूँगा कि और इस प्रकार से ये सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था ही नहीं, हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था, हमारी परंपरा, इन सबको एक ही तीर से ध्वस्त कर दे रही हैं। ये एक तीर चला रहे और हमारी ये सारी परंपराएं ध्वस्त हो जा रही हैं। और विडंबना तो ये है कि जब कभी भी हमें इस षड्यंत्रों का पता चलता है तो हमें लगता है कि बहुत देर हो चुकी है, जबकि ऐसा नहीं है। जब जागो तभी सवेरा। और फिर हम बहाना बनाना शुरू करते हैं। हमारा मन बहाना बनाता है, हमारा मस्तिष्क बहाना बनाता है, और क्या कहता है कि सब तो यही कर रहे हैं जी, कोई हम ही थोड़ी बना रहे हैं, कोई हम ही थोड़ी खा रहे हैं, एक हमारे छोड़ने से क्या होगा, एक हमारे अकेले के छोड़ने से क्या होगा। ये तो सरकार का काम है, ये हमारी एजेंसियों का काम है। हम दकियानूस थोड़ी हैं, हम तो ग्लोबल सिटीजन हैं। हम मतलब ऐसे ऐसे कुतर्क कि आप अपना सर फोड़ लें। ये कहेंगे कि हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हम क्यों ना खरीदें, हम कमाते क्यों हैं, हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, किसी भी तरह की कोई विकल्पहीनता नहीं है, विकल्प ढेर सारे हैं। और अगर न भी हो, मैं कहता हूँ कोई विकल्प ना हो आपके पास पैसा खर्च करने का, तो क्या अगर आपको भूख लगी है, भोजन नहीं है, तो आप जहर खाओगे? नहीं ना। तो आखिर क्यों हम इनकी जाल में फंस रहे हैं? आप किसी भी मनोवैज्ञानिक से पूछिए ना, किसी मार्केट सर्वे करने वाले व्यक्ति से, किसी एडवर्टीजमेंट गुरु से पूछिए, वो आपको बताएगा कि ये सिर्फ बहाने हैं। मनोविज्ञान के किसी मनोवैज्ञानिक से पूछेंगे तो आपको बताएगा ये सिर्फ बहाने हैं, ये सारे ईगो डिफेंस मैकेनिज़्म है। ये जो आपका ईगो होता है ना, इसको तृप्त करने की, इसके डिफेंस करने की एक सिंपल सी मैकेनिज़्म है। और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हमें जागना होगा। बहुत देर हो चुकी है, लेकिन जो थोड़ा बचा है हमें उस थोड़े को ही बचाना होगा और उसको बढ़ाना होगा। एक कहानी मुझे याद आती है। कहानी तो क्या, एक प्रयोग, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक बार एक व्यक्ति ने क्या किया कि एक चाय बनाने के बर्तन लिया, उसको गैस पे रखा और उसमें एक मेढक उसने रख दिया। तो जब थोड़ी बर्तन गर्म हुआ तो मेढक ने अपनी ताकत लगाई और थोड़ा वो एडजस्ट करने की कोशिश किया वातावरण के अनुकूल। फिर थोड़ा पानी और गर्म हुआ, मेढक ने और ऊर्जा लगाई और उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होता गया। पानी इसी तरह गर्म होता गया और मेढक एडजस्ट होता गया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि बहुत पानी जब खौलने लगा तो मेढक अब एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। वो सोचा कि अब हम इसमें से कूद जाए, बाहर निकल जाए। उसने प्रयास किया, लेकिन अफसोस वो निकल नहीं पाया, क्योंकि उसने अपनी पूरी ताकत एडजस्टमेंट में खर्च कर दी थी। अब उसके पास इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो इस गर्म पानी से उछलकर बाहर जा सके। सोचिए, विचार करिए कि कहीं हमारी स्थिति यही तो नहीं हो रही है। ये विदेशी सामान के चुंगल में कहीं हम सब ऐसे ही तो नहीं फंसते जा रहे हैं कि हम धीरे धीरे ये कंपनियां इतनी कुटिल हैं, इतनी चालाक है कि ये एक साथ हमारे पे कुछ नहीं, ये इन्होंने बड़ा धीरे धीरे व्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से, पूरे वैज्ञानिक तरीकों से सोच विचार कर, योजनाबद्ध तरीकों से इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे हमारे ऊपर अपनी चीज़ों को लादा, हमें धीरे धीरे आदती बनाया। और आज जब हम जाग भी रहे हैं, हम समझ भी रहे हैं, तो भी हमें दिक्कत हो रही है उसी मेढक की तरह से, क्योंकि हमने अपनी ऊर्जा एडजस्ट करने में समाप्त कर दी। हम उसमें से कूद कर निकल कर बाहर नहीं आ पाए। कल्पना करिए कि अगर क्या उस मेढक को सीधे खौलते पानी में डाला गया होता तो क्या वो तुरंत उछल के नहीं निकल गया होता? तो लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, हमें मेढक की तरह धीरे धीरे पानी को खौलाया है। लेकिन इन चालों को ठीक है तब हम नहीं समझे, अब तो समझ रहे हैं। आंखों देखा तो मक्खी नहीं खाया जा सकता है, और अब समय आ गया है।
बड़ा ये कोरोना का जो काल था, यकीन मानिए इसको हमें अवसर के रूप में बदलना होगा। इस समय वैश्विक वातावरण भी हमारे अनुकूल है। दुनिया की निगाहें चीन पर है, दुनिया चीन से नाराज़ है। तो ये जो वातावरण बना हुआ है वैश्विक, हमें इसका लाभ उठाना चाहिए और एक साथ मिलकर इस गर्म लोहे पर चोट करनी चाहिए और इस षड्यंत्र का सर्वस्व नाश करने का प्रयास करना चाहिए। कि लापरवाही के भाव या सामान्य भाव से नहीं, बल्कि प्रोएक्टिव और फोकस्ड होकर एक राष्ट्रीय चेतना, एक स्वदेशी चेतना, एक स्वदेशी मन, एक स्वदेशी मानसिकता और एक स्वदेशी बाजार का निर्माण करना होगा। और यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यह सिर्फ संयम और देश प्रेम का विषय है। स्वदेशी मानसिकता और स्वदेशी विचार का विकास करना कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसके लिए बड़े वैज्ञानिक और बड़े लोग लगेंगे। हमारे आप जैसे साधारण सामान्य लोग ही ऐसा कर सकते हैं अपने संयम के द्वारा, अपने तर्कपूर्ण चुनाव के द्वारा कि हम कैसे कौन सा सामान खरीदें, मार्केट से क्या लें क्या न लें। हमें पूरे देश के मन मानसिकता में एक सकारात्मक परिवर्तन लाना होगा। अपनी सतर्क चेतना व तार्किक सोच से ऐसे वातावरण का निर्माण करना होगा, ऐसा माहौल बनाना होगा कि जिससे पूरा देश जागरूक हो। एक ऐसे वर्क कल्चर का निर्माण करना होगा जहां रोजगार और लघु कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिले, नवाचार और सृजनात्मकता, नॉवेलिटी एंड क्रिएटिविटी को बल मिले, प्रोत्साहन मिले। हम धीरे धीरे अपने मूल की तरफ लौटें, अपने तीज त्योहारों, अपने उत्सवों, अपने रीति रिवाजों के पीछे जो वैज्ञानिकता है, जो प्रासंगिकता है, उसको समझने का प्रयास करें। हमारे जो त्यौहार हैं, हमें समझना होगा कि हमारे जो त्यौहार हैं वो बाजार द्वारा निर्मित नहीं है, उनके त्यौहारों द्वारा। हमारे जो त्यौहार हैं वो पूरे वैज्ञानिक हैं। हमारे यहाँ दोनों नवरात्रियाँ कब आती हैं और उनके आने का महत्व है। उस समय उपवास का वैज्ञानिक महत्व है। हमारे यहाँ अगर आप एकादशी का व्रत है तो उस एकादशी के व्रत का सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक महत्व है। लेकिन हमें अपने हमारे यहाँ जो भी तीज त्यौहार व्रत उपवास है, उनका कोई ना कोई वैज्ञानिक महत्व भी है। तो ज़रूरत है उन वैज्ञानिक महत्व को ढूंढने, खोजने और समझने की। अक्सर कई लोग कहते हैं कि ये जो हम सब देखते नहीं वो मानते नहीं, लेकिन कभी कभी जब तक हम उस तर्क को समझने के लायक नहीं हो जाते हैं, जैसे बिजली है, आप क्या इलेक्ट्रिसिटी के नियमों को जानते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के प्रवाह के क्या नियम हैं, क्या आप उन्हें जानते हैं? लेकिन हम ये जानते हैं कि इसको छूओगे तो करंट मारेगा, इसलिए हम उसे छूते नहीं हैं। हम पंखे का उपयोग करते हैं, क्या हम पंखे को विज्ञान जानते हैं? नहीं, लेकिन हम मान लेते हैं। तो ठीक इसी तरह जब तक कि हम उसके पीछे के विज्ञान को समझने के लायक नहीं हैं, तब तक कुतर्क न करते हुए उसको मान लेना चाहिए और फिर धीरे धीरे उसके पीछे की वैज्ञानिकता को और प्रासंगिकता को समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। हम अपने आप को पूरी दुनिया के सामने अपने आप को हम सिर्फ एक बहुत बड़ा बाजार बना के, भारत एक बहुत बड़ा बाजार बन के उभरा है, लेकिन हमारा उद्देश्य जो है खुद को सिर्फ एक दुनिया के सबसे बड़े बाजार के रूप में उभारना नहीं होगा। हमें बाजार बनकर खुश नहीं हो जाना होगा, अपितु हमें एक शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, कला, साहित्य, खेलकूद आदि के क्षेत्रों में भी एक केंद्र बन के, एक सबसे अग्रणी केंद्र बनकर उभरने का प्रयास करना होगा। लघु उद्योगों, कुटीर उद्योगों में बने सामानों का प्रयोग करना होगा और सिर्फ प्रयोग ही नहीं करना होगा, उनकी चर्चा करनी होगी। अक्सर लोग कहते हैं कि ये इसकी चर्चा का है। हाँ, हम प्रयोग तो करते हैं, हम किसी से कहने की वजह नहीं। जैसे आपने अगर विदेशी सामानों का प्रोपेगेंडा उन्होंने किया, उसको फैलाया, उन्होंने स्टेटस सिंबल बनाया, लेकिन हम तो कहते हैं असली स्टेटस सिंबल अपने यहाँ के देश का। जैसे हम लोग गर्व से कहते हैं कि मैं अपने बाग का आम खाता हूँ, मैं अपने खेत का, तो उसी तरह मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैं अपने मऊ में बनी वस्तु उपयोग करता हूँ, मैं अपने प्रदेश में बनी वस्तु का उपयोग करता हूँ, मैं अपने ज़िले में बनी वस्तु का उपयोग करता हूँ, मैं अपने देश में बने वस्तु का उपयोग करता हूँ, मैं स्वदेशी उपयोग करता हूँ। तो आगे हमें ऐसा करना चाहिए। और साथ ही साथ जैसे अब आगे रक्षाबंधन है, मैं एक बड़ा आसान सा उदाहरण दूँ। अभी अपने ही विचार परिवार की एक बहन है, उन्होंने बना के दिया
मुझे ये राखी मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये आप देख पाएंगे यहाँ मऊ में ही। ये देखिए, देखिए उन्होंने एक और बनाया, ये देखिए, ये देखिए, ये सब हाथ में बनी हुई हैं, अपने हाथ से बनाई हुई राखियाँ हैं। ये देखिए, ये आपको देखिए, ये है अपने यही और तो और देखिए उनका देखा देखी, ये एक मैंने खुद बना दिया। ये देखिए, ये तो हमने बना लिया। तो क्या ये किसी चीनी राखी से ये जो बाजार में बिकता है उससे कम सुंदर है, या उससे कम सात्विक है, उससे कम धार्मिक महत्व का है? नहीं, बल्कि इवन हमें इसको बांध के और गर्व होगा कि इसको हमारी बहन ने खुद बनाया है, अपने हाथ से बनाया है। इसको देखिए, ये मैंने जब बना लिया तो क्या आप अपने घरों में एक रक्षा सूत्र में सिंपल एक रक्षा सूत्र है, एक रुद्राक्ष डाला, गांठ लगा दी, बन के तैयार। तो क्या इसे आप अपने घरों में नहीं बना सकते? क्या जरूरी है कि हम बाजार का वो चीन का आया हुआ सामान ही यूज़ करेंगे? ठीक इसी तरह और भी बहुत सी चीज़, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपने घरों में बना सकते हैं और गर्व की अनुभूति कर सकते हैं। जैसे ऐसे बड़ी एक सिंपल सी बात कहना चाहूँगा कि अपने परिवारों में है, जैसे छोटी बहन हमारी चाय बना के ले आती है जिस दिन पहली बार, तो क्या हम उसकी तुलना करते हैं कि इनसे अच्छी नहीं है और उनसे अच्छी नहीं है? वो उसकी भावना से जुड़ा है। वो जब पहली बार चाय बना के लाती है तो हम उसको पीते हैं, अच्छी लगे या ख़राब, वो लगती हमें अच्छी ही है, वो बनी ख़राब हो चाहे अच्छी हो, हम उसकी तारीफ़ ही करते हैं, उसका प्रोत्साहन ही करते हैं। तो ठीक इसी तरह अपने घरेलू को जब आप उससे अपना भाव जोड़ेंगे, जब आप उसको अपना समझेंगे, अपने देश का समझेंगे, उससे आप जुड़ाव महसूस करेंगे, फिर वो क्वालिटी मायने ही नहीं रखेगी। बड़े जैसे इसका एक और उदाहरण मैं समझूंगा। अभी पिछले दिनों हम मऊ में स्वदेशी जागरण मंच ने हमने एक होली का एक कार्यक्रम रखा था, होली मिलन का एक बड़ा कार्यक्रम रखा था। उसमें अपना जो वनवासी कल्याण आश्रम परिवार है वो एकल विद्यालय चलाता है, उनके बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियाँ दी। उनकी कपड़े हो सकता है कि बड़े शानदार और बड़े अच्छे नहीं थे, लेकिन उनकी प्रस्तुतियाँ जो थी वो उच्च कोटि की थी, वो बहुत शानदार थी। आपको बताएं, उन बच्चों का जो अनुशासन था, जो उत्साह था, वो अपरिमित था। सच पूछिए तो हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य वही सफल हो गया जब उन बच्चों को हमने मंच दिया, उनको मौका दिया। जिन बच्चों को कोई मंच नहीं देता, कोई मौका नहीं देता। सभी चाहते हैं कि उनके स्कूलों में वो बेबी डॉल जैसे, वो छोटे छोटे टेडी बियर जैसे बच्चे आएँ पोशाकों वाले और वो परफॉर्म करें, और इन बच्चों को कोई मौका नहीं देता है। लेकिन हमारा कार्यक्रम वहीं सफल हो गया जैसे ही हमने उनको मौका दिया। हमारे मन मस्तिष्क को एक आदत सी पड़ गई है रिफाइंड चीज़ों को, बड़ा ही परिमार्जित और बहुत रिफाइंड चीज़ों के उपयोग करने की, जिसे हमें बदलना होगा। ये परिमार्जित वैसे भी कहा जाता है कि बहुत चिकनाई तो न तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और ना रिश्तों के लिए। और कुछ व्यवहारिक समझदारियों की भी मैं बात करना चाहूँगा कि सामान खरीदते समय क्या एक आध व्यवहारिक समझदारियाँ हम कर सकते हैं। जैसे प्रायोरिटी सेटिंग, सामान खरीदने जाना है, ठीक है, कोई चीज़ ऐसी है जो हमें अपने देश की नहीं मिल रही है, तो अब हम प्रायोरिटी सेट करें कि नहीं भाई, पहले कौन है, तो चीन है, पाकिस्तान है, ये हमारे हमको ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं, तो हम इनके देशों का बना हुआ सामान न खरीदें। हमें अगर कोई विदेशी सामान लेना ही है तो हम क्या करें, मित्र देशों से बने सामान खरीदें। वे देश जो हमारे शुभचिंतक हैं, जिनसे हमारे संबंध बेहतर हैं, क्यों ना हम उनको मौका दें। जैसे हम लोग आपस में करते ही हैं कि कोई भी खरीदारी करनी हो तो अपने परिचित के यहाँ जाते हैं, अपने लोगों के यहाँ जाते हैं, तो हम मित्र देशों से बने सामान, प्रायोरिटी सेटिंग करें, इतनी समझदारी हम कर सकते हैं। या एक और बड़ी अच्छी बात है, अंग्रेजी में कहावत भी है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अक्सर कुछ लोग तर्क देते हैं कि हमें तो ज़रूरत पड़ती है उन विदेशी सामानों की, हम यार 10 में से 8 तो वही यूज़ करते हैं, हमारी मजबूरी है। हो सकता है वो किस फील्ड में काम करते हो, वहाँ वैसे उपकरण ना मौजूद हो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग के सिद्धांत को फॉलो कर सकते हैं। क्या कि ठीक है आप ज़्यादा वो कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे एक एक चीज़ें तो हम अपनी यूज़ कर सकते हैं। वो चीज़ें जो अपने यहाँ उपलब्ध हैं, कम से कम हम उनको तो स्वदेशी उपलब्ध यूज़ कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे एक समय आएगा, जैसे हमारे यहाँ PPE किट नहीं बनती थी,
लेकिन आज हम उसको निर्यात करते हैं। तो क्या हुआ, जब हमने ज़रूरत बनाई तो हमारे यहाँ मौका दिया गया, तो हमारे उद्योगों ने उसको बनाया और इतना बना रहा है कि हम दुनिया में भेज रहे हैं। ठीक इसी तरह जब धीरे धीरे आप उन सामानों को उपयोग में ले आओगे तो हमारे भी उद्योगों का मनोबल बढ़ेगा। हमारी सरकार आज इसके प्रति चिंतित भी है, वो उनको मौके देगी, उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तो उनका मनोबल बढ़ेगा और फिर वो भी उच्च कोटि के सस्ते दामों वाले सामान बन पाएंगे। इसके पीछे भी एक थियरी है कि जब ज़्यादा बल्क में सामान बनता है तो वो सस्ता पड़ता है। तो जैसे जैसे हम लोग अपने चीज़ों को यूज़ करना शुरू करेंगे, अपने यहाँ भी बल्क में बनेगा, हमारा सामान भी सस्ता होगा। तो इन्हीं समझदारियों की, और पुनः एक बार मैं ये रक्षा सूत्र दिखा के आपसे अपील करूँगा कि कम से कम इस रक्षाबंधन में आप सभी अपने घरों में, अपने परिवार में जो राखियाँ बांधे, जो व्यवहार करें, वो इन्हीं रक्षा सूत्रों से खुद बनाएं। या सबसे आसान मेरा वाला कहाँ गया, ये, इसे तो कोई भी बना सकता है, और हम कहते हैं आप इसे भी ना बना सको तो सिर्फ ये रक्षा सूत्र बांध लीजिए ना। कोई आवश्यकता है क्या उस फैंसी राखी की, चीनी राखी की? नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। और अंत में मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने व्यवहार में छोटे छोटे परिवर्तन करके स्वदेशी मन, स्वदेशी मानसिकता व स्वदेशी विचार का निर्माण करें। स्वदेशी मन, स्वदेशी मानसिकता व स्वदेशी बाजार। स्वदेशी मन, स्वदेशी मानसिकता और स्वदेशी बाजार का निर्माण करें। और एक साथ आप सब जहाँ भी हों सीधा बैठ के मंत्र दोहराएंगे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय स्वदेशी, जय जय स्वदेशी।